चलिए दोस्तों, आज की तिथि की जानकारी सबको होगी। 14 अप्रैल का आज का दिन है। भारत के प्रत्येक नागरिक को आज की डेट की जानकारी होगी। यानी कि जो आज की डेट है 14 अप्रैल है। और जो 14 अप्रैल का जो दिन है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की 130वीं जयंती है। तो इस जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को मैप्स आईएएस एकेडमी की ओर से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो थोड़ी सी जानकारी, चूँकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, चूँकि जो उनका जीवन था संघर्षमय जीवन था, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी जा रही है। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, ठीक है, आम्बेडकर भारत के युग पुरुष हैं, महापुरुष हैं, संविधान शिल्पीकार हैं, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, मजदूरों के ये चूँकि मसीहा माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से सम्मानित युग पुरुष हैं, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, ठीक है, संविधान के शिल्पकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 130वीं जयंती की शुभकामनाएं, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय आपको दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको उनके संघर्ष के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो जो बाबा साहब जी की जो 130वीं जयंती है, ठीक है, 130वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई जा रही है, ठीक है। तो 14 अप्रैल को 130वीं जयंती मनाई जा रही है, ठीक है। तो इस जयंती के मनाने का कुछ, ठीक है, तो इनका जो संघर्ष है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनका जो जन्म था, बाबा साहब का जो जन्म था, और इनके पिता का नाम जानना है, माता का नाम जानना है, ठीक है, जो इनकी संगनी थी, इनकी पत्नी का नाम जानना है। तो थोड़ा सा जीवन परिचय में यानी कि इनका संघर्ष थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, ठीक है, इंदौर के पास में एक महू, एक छावनी, एक स्थान है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू छावनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो रामजी थे, ठीक है। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम भीमाबाई था, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो रमाबाई था। यानी कि अल्प आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। यानी कि इनकी जो शादी हुई थी वो 1906 में ही इनकी शादी हो गई थी रमाबाई से। तो इनकी पत्नी थी वो रमाबाई थी। लेकिन चूँकि इन्होंने 1948 में एक और शादी की थी, डॉक्टर सविता जी से की थी, उसको छोड़ दीजिएगा। तो इनका जन्म 14 अप्रैल, ये चूँकि इनका बायोडाटा है, ठीक है। अब इनका चूँकि जो संघर्ष था, उस संघर्ष के बारे में जानकारी आपको देना है। ये चूँकि जो बाबा साहब जी थे वो प्रारंभ से ही, यानी कि छोटे से ही ये पढ़ने में बहुत दक्ष थे, ठीक है। ये बहुत ही दक्ष थे, यानी कि कक्षा के बाहर बैठ कर के भी ये पढ़ाई करते थे। यानी कि शिक्षा में इनकी इतनी रुचि थी कि क्लास के बाहर बैठ कर के ही अध्ययन करते थे और टॉप भी आते थे। तो इसी को देख कर के, चूँकि शिक्षा में इनका बहुत लगाव था, इसी को देख कर के कि यानी कि बालक प्रतिभाशाली है, तो एक बड़ौदा नाम की एक जो रियासत थी, बड़ौदा नाम की रियासत के जो महाराजा थे, ठीक है, उन महाराजा के द्वारा, जिनका नाम था सयाजी राव, ठीक है, सयाजी राव गायकवाड़ थे, गायकवाड़, इनके द्वारा, चूँकि इनकी प्रतिभा को देख करके इनके द्वारा इनके खर्चा के द्वारा
बाबा साहब जी को विदेश शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, तो सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा जो बड़ौदा रियासत के महाराजा थे, इनका शिक्षा के प्रति लगाव था और बाबा साहब जी को देख करके कि ये प्रतिभाशाली बालक है, तो इन्होंने अपने खर्चे पर विदेश पढ़ाई के लिए भेजा था। और कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया नाम की एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया और पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने पीएचडी की, यानी कि डॉक्टरी की उपाधि इन्हें मिली। ठीक है, तो ये जो 1900 यानी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने पीएचडी की और डॉक्टर की उपाधि इन्होंने धारण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये भारत आए और भारत में इन्होंने 1918 में ठीक है, बॉम्बे जो बॉम्बे है, बॉम्बे यहाँ पर इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1923 है जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत की। चूँकि इनके जीवन में बहुत सा संघर्ष रहा है, ठीक है, प्रारंभ से ही संघर्ष रहा है, तो 1918 में इन्होंने बॉम्बे में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चूँकि पढ़ाया इन्होंने। 1923 में बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत प्रारंभ की। इसके बाद चूँकि राजनीतिक क्षेत्र या समाज के क्षेत्र से जुड़ गए थे, तो ये जब ये समाज के क्षेत्र से जुड़े तो इन्होंने 1924 में, यानी कि 1924 में इन्होंने एक संगठन बनाया। इस संगठन को चूँकि इन्होंने जो नाम दिया, जो संगठन बनाया, वह स्वीकृत हितकारिणी महासभा की स्थापना की। अब चूँकि इनके बहुत सारे संगठन हैं, उन संगठनों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इनके द्वारा 2 पत्र निकाले गए थे। एक पत्र तो था, यानी कि मूक नायक नाम का एक पत्र था, ठीक है, जो मराठी भाषा में ये निकालते थे। जो दूसरा इनका पत्र था वो बहिष्कृत भारत नाम का एक पत्र था। यानी कि ये 2 पत्र निकालते थे। एक पत्र का नाम था मूक नायक और दूसरे का नाम था बहिष्कृत भारत। और इनके लिए जो पुरस्कार दिया गया, इनके लिए 2 पुरस्कार दिए गए। एक तो भारत रत्न ही दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, और जो दूसरा सम्मान दिया गया वो बोधिसत्व नाम का एक सम्मान है। और 2 इनको सम्मान दिए गए। इसके बाद चूँकि इनके द्वारा कुछ विश्व प्रसिद्ध या जो बुक्स लिखी गई हैं, उन बुक्स के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा सा। ये कुछ बुक्स लिखी गई हैं इनके द्वारा। तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जी द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, तो इन पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, थॉट ऑफ पाकिस्तान नाम की एक पुस्तक लिखी गई। इनके द्वारा कस्टम्स ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी गई। इनके द्वारा कोर्ट ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी गई। इनके द्वारा द अनटचेबल नाम की एक पुस्तक लिखी गई। इनके द्वारा गांधी एंड गांधीज्म, ठीक है, गांधीज्म नाम की एक पुस्तक लिखी गई। इनके द्वारा गांधी जी, ठीक है, गांधी जी एंड जिन्ना नाम की एक पुस्तक लिखी गई, जिन्नाह नाम की एक पुस्तक लिखी गई। इनके द्वारा, चूँकि ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इनके द्वारा स्टेट एंड माइनॉरिटी नाम की एक पुस्तक लिखी गई, माइनॉरिटी नाम की एक पुस्तक लिखी गई। इनके द्वारा, चूँकि ये इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, कस्टम्स ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ इंडिया,
द अनटचेबल, गांधी एंड गांधीज्म, गांधी जी एंड जिन्ना, ठीक है, स्टेट एंड माइनॉरिटी, ये और इसके अलावा और भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है। तो चूँकि ये इनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, कस्टम्स, यानी कि पुस्तकों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें हैं। उसके अलावा अब आइएगा तो इनके आगे इनका जो संघर्ष है, इन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए हैं, संगठन इनके द्वारा जो बनाए गए हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनका यदि शॉर्ट लेना हो तो ले लीजिएगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। तो जो बाबा साहब जी के द्वारा जो प्रमुख संगठन बनाए गए हैं वो समाज के उद्धार के लिए बनाए गए थे, ठीक है। जो वंचित वर्ग था, मजदूर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, उसके उद्धार के लिए, यानी कि समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, बहुत सारे संगठन बनाए। तो इनके द्वारा जो संगठन बनाया गया वो 1924 में एक बहिष्कृत हितकारिणी नाम का एक संगठन बनाया गया या सभा बनाई गई, ठीक है। इसकी स्थापना इन्होंने बॉम्बे में की थी। इसके अलावा जो 1927 है, 1927 में इनके द्वारा समता और संघ की इन्होंने स्थापना की, समता संघ नामक संगठन बनाया, ठीक है, समता संघ नाम का एक संगठन बनाया। और 1930 में चूँकि नासिक के पास में एक मंदिर था, मंदिर का जो नाम था वो काला, ठीक है, काला साजी नाम का एक मंदिर था। इस मंदिर में जाने के लिए चूँकि वंचित वर्ग को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो 1930 में इन्होंने एक सत्याग्रह चलाया, ठीक है, सत्याग्रह नामक एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन के द्वारा वंचितों को, यानी कि पिछड़ों को, दलित वर्गों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाई। और उसके अलावा यानी कि जो मंदिर था, एक नासिक में एक मंदिर था, ठीक है, नासिक में एक मंदिर था। और उसके अलावा इनके द्वारा जो महार नाम का एक आंदोलन चलाया गया था, महार नाम का एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि तालाबों पर, कुओं पर जो दलित या वंचित वर्ग है उसको पानी भरने की अनुमति नहीं थी, तो इनके द्वारा महार नाम का एक आंदोलन चलाया गया और तालाबों और कुओं से जो पानी भरने की जो अनुमति थी वो अनुमति इनके द्वारा दी गई, ठीक है। और इसके अलावा 1936 में इन्होंने 1936 में एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की। चूँकि राजनीतिक पार्टी नहीं थी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की। ये राजनीतिक पार्टी नहीं थी, लेकिन इनके द्वारा एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी 1955 के लगभग भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की गई थी, वो इनकी राजनीतिक पार्टी थी। तो ये 1936 तक हो गया है। और 1942 में, चूँकि 1942 में जो बर्मा देश था, ठीक है, वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है, बर्मा देश में एक बौद्ध भिक्षु थे। जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम था मदंत चंद्रमणि महास्थाविर एक बौद्ध भिक्षु थे। तो 1942 में मदंत, यानी कि बर्मा देश में मदंत चंद्रमणि महास्थाविर नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे। उनके द्वारा इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। 1942 में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो ये इनका चूँकि ये जीवन संघर्ष था। अभी थोड़ा सा और आगे है। जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान के निर्माण में जो सभाएं थीं, यानी कि जो संविधान की जो समितियां थीं,
उस समिति में सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। समिति में कुल मिलाकर के अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। तो चूँकि जो बाबा साहब जी हैं ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत हुई थी भारत में, यानी कि एक सांप्रदायिक पंचायत बनाई गई थी भारत के लिए। और पूना में जो गांधी जी के साथ में और अंबेडकर जी के साथ में एक पूना समझौता हुआ था। तो और इसके बाद में देखिएगा तो जो संविधान है, संविधान के शिल्पकार के नाम से जाने ही जाते हैं, संविधान के शिल्पकार हैं। ठीक है, तो जो संविधान में चूँकि जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 हुआ, ठीक है, और जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 हुआ। ठीक है, ये 2 अनुच्छेद इनके लिए, और अनुच्छेद जो 14 है ये अनुच्छेद पृष्ठभूमि यानी कि बाबा साहब जी की ही देन है। अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है छुआछूत का अंत होगा, अस्पृश्यता का अंत होगा। यही जो पूरे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद जो 17 है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, यानी कि यह अनुच्छेद अपने आप में एक पूर्ण अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 32 में चूँकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी कि मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो बाबा साहब जी ने कहा था कि अनुच्छेद 32 के बिना जो मूल अधिकार हैं वो मूल अधिकार नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 संविधान में यानी कि मूल अधिकारों में उपचारों का अधिकार होना चाहिए, और इन्हीं उपचारों के अधिकार पर ही जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इसको 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। यानी कि जो अनुच्छेद 32 है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को समानता यानी कि समान रूप से अधिकार देता है, और 5 प्रकार की रिट मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को और जो हाई कोर्ट है इसको ये देता है, यानी कि उस न्यायालय ये न्यायालय को ये अधिकार देता है रिटों के माध्यम से। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में यानी कि बाबा साहब ने ये कहा था कि संवैधानिक का जो उपचार है यानी कि अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के बिना मूल अधिकार नहीं रह जाएंगे। यानी कि 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को दिया गया है। इसी तरह से जो अनुच्छेद 14 है वो समानता का अधिकार देता है, अवसरों की समानता का अधिकार देता है। तो ये जो मुख्य अनुच्छेद हैं, ठीक है, बाबा साहब जी की देन थी कि ये संविधान में ये लाए गए। और चूँकि संविधान में ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनको डिजाइनिंग करने का काम दिया गया था, शिल्पकार का काम दिया गया था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जानते थे अच्छी तरह से कि जो संविधान सभा के निर्माण के समय जो भी यानी कि बहस होगी या जो भी आपत्तियां आएंगी उनका जवाब देने के लिए अंबेडकर जी उपयुक्त हैं। तो उन्होंने अंबेडकर जी को बहस और आपत्तियों से संबंधित जो जिम्मेदारी दे दी गई थी। और अंबेडकर जी ने ये भी कहा था कि जो भारत में असमानता है, असमानता किसकी है? ये असमानता है, ठीक है, असमानता किसकी है? जब तक भारत में सामाजिक और राजनीतिक सामाजिक और जो आर्थिक 2 शब्द लिए थे, यानी कि शैक्षणिक और राजनीतिक को उन्होंने लिया था। अंबेडकर जी ने ये कहा था कि जब तक भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता है तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक ये दोनों असमानताएं हैं तब तक भारत का निर्माण नहीं हो सकता है, भारत का विकास नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इन 2 पर जोर दिया था कि ये दोनों असमानताएं किसी न किसी तरीके से हटनी चाहिए,
तो ठीक है, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं राष्ट्र के निर्माण में बाधक हैं। ये चूँकि बाधक होंगी, तो चूँकि जो डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्योंकि जो ये संघर्ष रहा है अपने जीवन में, वो अपने आप में एक अतुलनीय संघर्ष है। ठीक है, यानी कि उपनिवेश काल में होते हुए भी इन्होंने इतना संघर्ष किया। ठीक है, अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी सारी पुस्तकें लिखी। ठीक है, और रियासत वाले वर्ग से भी लड़े, उच्च वर्ग वाले वर्गों से भी लड़े। ठीक है, और इतने अपने जीवन में संघर्ष को झेलते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि पूरा भारत ठीक है इनकी जयंती को मनाता है। तो हमें इनकी जयंती से, इनके जीवन से, इनके संघर्ष से कुछ ना कुछ हमें सीख लेनी चाहिए। और जयंती मनाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि इनके संघर्ष से हम कुछ ना कुछ सीखें, तभी जयंती मनाने का उद्देश्य सही होगा। तो जो बाबा साहब जी थे, उनका जो पूरा जीवन था वो संघर्षमय था, प्रारंभ से ही संघर्षमय था और लास्ट तक भी संघर्षमय रहा। यानी कि प्रारंभ में इनके रहने के लिए घर नहीं था, झोपड़ी में रहते थे। तो इसका मतलब ये है। और वर्तमान में देखिएगा हर ऑफिस में, हर घर में इनकी फ़ोटो स्थापित हो गई। तो इनके संघर्ष को देख करके सभी के प्रेरणादायी हैं। ठीक है, सभी को इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तो चूँकि आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब जी की जयंती है, तो बाबा साहब जी की जयंती के उपलक्ष्य में कुछ उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ जो उनका संघर्ष था उसको आपको दर्शा करके दिखा दिया गया है। ये वीडियो उन्हीं के लिए समर्पित है। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट और लाइक करके दिखाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट